वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बायोलॉजी बम्स में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच क्लास 12th का अगला टॉपिक्स लेके आया हूं। ऐसा कहा जाता है कि हम वो तीर हैं जो हिमालय को चीरकर अपना रास्ता बना सकते हैं। हम वो तीर हैं जो हिमालय को चीरकर अपना रास्ता बना सकते हैं। अगर हमारा साथ कोई दे या ना दे, हम अकेले ही दुनिया को हिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का अगला पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिसका नाम है क्लोन या एक पुंजक। यानी कि क्लोन क्या होता है? एक पुंजक, जिसको हम लोग एक पुंजक के नाम से जानते हैं। और यह प्रक्रिया किस में होती है? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो आइए हम लोग इसके पहले वीडियो वाले, यानी इसके पहले जो वीडियो हम लोग ने बनाया और देखा हमने, तो इसके पहले का जो टॉपिक था हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। यानी कि जीवों में जनन किस प्रकार से हुई, जनन कितने प्रकार के हुए, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके अगले पॉइंट्स में, यानी कि एक पुंजक के बारे में, कि यानी एक पुंजक होते क्या हैं। तो चलिए आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक पुंजक यानी कि हम लोग कहते हैं या क्लोन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है, तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना होकर किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। किस में होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, यानी होने वाली ये घटना है, जो कि हम जानते हैं कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें कोई एक ही पेरेंट्स भाग ले सकते हैं। यानी एक ही पेरेंट्स का मतलब या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक, या दोनों एक ही में मौजूद होता है। तो वो क्या करते हैं? अपने से ही रिएक्शन कर, यानी अपने से ही जनन करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो जैसे कि इसमें हम लोग जानते हैं कि एक पुंजक जो होते हैं, जो क्लोन होते हैं, वह क्या करते हैं? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, होने के साथ साथ ये जो अपने अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? अनुवांशिक रूप से, यानी इनहेरिटेंस जो होता है, ये अनुवांशिक जो होता है, यानी कि उनके ही समान वो दिखने वाले संतति होते हैं। यानी कि पुत्री सेल हम कह सकते हैं, पुत्री कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थात ये जो अनुवांशिक की बात आई है, तो अनुवांशिक क्या है? एक लक्षण है, एक गुण है, एक रोग है, ठीक। अगर अनुवांशिक अगर रोग होता है तो यह अनुवांशिक रोग कहलाता है। अगर अनुवांशिक लक्षण होता है तो यह एक लक्षण होता है। अनुवांशिक गुण होता है तो गुण कहलाता है। तो कहने का अर्थात ये जो कह रहा है, तो ये कह रहा है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। हमने ये भी बोला कि अलैंगिक जनन जो होते हैं, इसमें केवल एक ही पेरेंट्स क्या करते हैं? भाग लेते हैं, यानी कि जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो एक ही जनन यानी कि एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से प्राप्त संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ, यानी कि अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ वो क्या होते हैं? यानी कि आपस में भी समान होते हैं। यानी कि जो सेल डिवीजन कर रहा था वो उसके ही जैसे भांति वो भी हुआ, यानी कि वो एकदम हूबहू उसका ही हुआ। उसका ही समझिए एक फोटो कॉपी करना, फोटो कॉपी करना। तो ये कहलाता है, यानी कि आपस में ही समान होते हैं। तो इस प्रकार के संतति को हम, यानी कि इस प्रकार के संतति को हम लोग क्या कहते हैं? एक पुंजक या क्लोन कहते हैं, ठीक। यानी कि जो अमीबा होता है वो अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा मतलब फ्यूजन होता है? तो हमारा द्विखंडन के कारण से होता है, यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। तो देखिए, कहता है कि अमीबा जो है, अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। यह एक निश्चित वृद्धि के बाद, यानी कि एक जाहिर सी बात है कि ये अपने एक वृद्धि करता है, तो एक निश्चित वृद्धि करता है। इसका आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है। हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये जो होता है अमीबा जो होते हैं, आकृति इसका अनिश्चित होता है, लेकिन कह रहा है कि ये वृद्धि यानी कि एक निश्चित वृद्धि, यानी कि कितना सेंटीमीटर बड़ा है या कितना बड़ा है, ये एक निश्चित वृद्धि के बाद गुणसूत्रों का भी क्या करता है? विभाजन करता है, यानी क्रोमोसोम का क्या करता है? डिवीजन करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह जब अपना जनन करता है तो एक ही, यानी कि एक ही पेरेंट से दो इनके डॉटर सेल, यानी कि पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो वही चीज कह रहा है कि गुणसूत्रों का विभाजन होता है, हो जाता है, तथा केंद्र भी विभाजित होकर
दो पुत्री कोशिका को जन्म देती है। यानी कि अगर गुणसूत्र विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है कि जो पेरेंट्स के अंदर जो सेल थे, जो न्यूक्लियस थे, वह भी न्यूक्लियस क्या होगा, बटेंगे तभी एक से दो भागों में बटेगा वो भी। तो बटने के बाद से वह एक डॉटर सेल इधर जाएगा, एक डॉटर सेल में इधर जाएगा, यानी दोनों डॉटर सेल में एक एक केंद्रक की निर्माण कर लेता है। इसीलिए हमारे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो भी संतान उत्पत्ति करते हैं वह 1 से 2 का निर्माण करते हैं और फिर 2 से 4 का करते हैं। तो ये हमने बता भी चुका है और अब भी फिर से इसको रिवीजन कर लेता हूँ, बता देता हूँ। तो ये जो होता है यानी कि 1 से 2 भागों में जो बढ़ते हैं वह कहलाते हैं डॉटर सेल कहलाते हैं, यानी कि पुत्री कोशिका कहलाते हैं। तो देखिए पुत्री कोशिका को जन्म देता है, यानी कि हम जानते हैं कि ये क्या है, अमीबा है, यानी कि अमीबा का यह न्यूक्लियस है, यानी कि एक पेरेंट सेल है, यानी कि पितृ कोशिका जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पितृ कोशिका। तो ये डॉटर सेल ये पेरेंट सेल और इसका ये न्यूक्लियस, ये जब डिवीजन कर रहा है तो देखिए पहले तो ये सर्कल यानी कि गोल था न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे क्या हो गया, यानी कि जैसे जैसे वृद्धि करेगा तो आप जानते हो कि एक कोई भी गोल चीज हो और उसको जब दाबोगे तो थोड़ा सा उसका लंबाई यानी कि लेंथ में परिवर्तन होगा। तो ये लेंथ परिवर्तन हो रहा है, ये देखिए यानी कि ये दब रहा है। तो ये दबने के बाद से देखिए, तो यहाँ पे दबने के बाद से ये दो सेल जो 2 न्यूक्लियस से अलग अलग बट गए, यानी कि जब 2 बट गए तो साफ दिखाई दे रहा है कि यानी कि यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक करेगा, टूटेगा, यानी कि टूटेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों का क्या कहलाता है, डॉटर न्यूक्लियस कहलाता है। और ये डॉटर न्यूक्लियस इसके बाद से ये अलग अलग डॉटर सेल में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि विखंडित होते हैं। तो ये अलग अलग विखंडित होकर एक क्या करते हैं, 2 अलग अलग पुत्री कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया हो, आप देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं। अब हम लोग के बीच अगला जो पॉइंट है इसका मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र, यानी कि ओस्टर साइकिल और मैचुरल साइकिल। ये 2 तरह के साइकिल हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इसके बारे में डीपली नहीं जानना है। इसको डीपली यानी कि मैचुरल साइकिल को डीपली जानने के लिए हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तब तक यहाँ पे जो इसके बारे में केवल छोटा सा जो डिस्कस किया जा रहा है उसको हम लोग जानेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या होते हैं। तो मध्य चक्र यानी कि मध्य चक्र एक ऐसा चक्र होता है, यानी कि ऐसा साइकिलिंग होता है जो नॉन पेरेंट में होता है, यानी कि नॉन पेरेंट में होने वाले, नॉन पेरेंट स्तनधारी, यानी कि स्तनधारी किसको कहते हैं आपको पता होता है, यानी कि वैसे जीव जो अपने ही बच्चे को दूध स्राव कराते हैं तो वो कहलाते हैं स्तनधारी। तो कहने का अर्थात कह रहा है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। जैसे कुत्ता, गाय, चीता, हिरण, चूहा, भेड़ इत्यादि, बकरी, यानी कि ये सब क्या होते हैं, आपके नॉन पेरेंट वाले स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नॉन पेरेंट यानी कि मध्य चक्र। मध्य चक्र जो होता है, ओस्टर साइकिल जो होता है, ये क्या कहलाते हैं, तो नॉन पेरेंट्स में होने वाले साइकिलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। वो उसके बाद आता है ऋतुस्राव चक्र यानी कि मैचुरल साइकिल। इसको हम लोग डीपली में जब जानेंगे तो यानी अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो उसमें हम लोग को जानना है कि ये जो मैचुरल साइकिल जो होता है वह कितने दिनों तक चलता है, कितने दिनों में पुनः आता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी नॉन पेरेंट और पेरेंट्स केवल बात हम लोग को जानना है, यानी इससे प्रकार के जो साइकिलिंग होती है वो क्या कहलाती है वो जानना है। तो देखिए, तो ऋतुस्राव चक्र क्या होता है, तो प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। यानी कि प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र क्या कहलाते हैं, आपके ऋतुस्राव चक्र कहलाते हैं। जैसे में क्या होता है, तो इसमें मनुष्य आ जाता है, यानी कि मनुष्य में होने वाला ऋतुस्राव माने चक्र जो होता है वह क्या कहलाता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। और जो जानवर जैसे कुत्ता, भैंस, बैल, ये चीता, बकरी जितने भी होते हैं ये सब किस में होते हैं, तो मध्य चक्र में होते हैं। और हम कहेंगे गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य, ये सब किस में होता है, तो ऋतुस्राव चक्र में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो होता है वह अपने मतलब क्या होता है, चिंपैंजी का ही क्या है, रूप है, यानी कि हम कह सकते हैं अपने वो बंदर की क्या है, प्रजाति है, कहते हैं ना। तो देखिए सॉरी,
तो इसका हो गया एग्जाम्पल। इसमें एक और आ रहा है, टॉपिक्स आ रहा है जिसको हम लोग मौसमी प्रजनक के नाम से जानते हैं। तो मौसमी प्रजनक का मतलब क्या होता है? तो आप जाहिर सी बात जानते हो कि मौसम, यानी कि मौसम हम लोग का होता है, जो एटमॉस्फेयर जो होता है ये अपने सीजन वाइज सीजन बदलते रहता है। हर मतलब क्या होता है, तीन सीजन चलता है, 4 मंथ का चलता है। तो ये मौसम के अनुसार जो जनन की प्रक्रियाएं होती है तो वह कहलाती है मौसमी जनन कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि मौसमी जनक, यानी कि मौसमी जनक क्या है? तो कह रहा है मौसमी जनक जो कह रहा है कि इस प्रकार के जनन में, यानी कि इस प्रकार के जनन में अधिकांश स्तनधारियों अपने जनन प्रवस्था के दौरान ऐसे चक्र को प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे प्रदर्शन जो चक्र क्या कहलाते हैं? और मतलब मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। कहने का मतलब जिस मौसम में अगर जो जीव अपना जनन को प्रदर्शन करता है, दिखाता है कि हाँ हमको प्रजनन करके अपनी संतान को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, उत्पन्न करना है, तो वह जो प्रदर्शन किया गया जनन है तो वो क्या कहलाएगा? मौसमी प्रजनन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि मेढकों का प्रजनन प्रक्रियाएं बरसात में होती है, कुत्तों का प्रजनन प्रक्रियाएं यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर में होती है ना। तो कहने का अर्थात ये क्या है, सीजन वाइज सीजन होने वाले जो जनन की प्रक्रियाएं होती है वही कहलाती है मौसमी प्रजनन कह सकते हैं, जनन कह सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान रहे हैं लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी कि लैंगिक जनन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी घटनाएं होती है, यानी कौन कौन सी इवेंट्स इसकी उत्पन्न होती है। अब हम इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है, जब जनन की प्रक्रियाएं होती है तो उसके दौरान उत्पन्न कौन कौन सी घटना होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें दो विपरीत जीव, यानी दो अलग अलग टाइप्स के जीव मिलते हैं, एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। मेल में जो युग्मक होते हैं यानी कि मेल गैमेट्स कहलाते हैं, और जो फीमेल में युग्मक होते हैं वो फीमेल युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं। तो जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि मिलन होता है, संलग्न होता है, तो हम जानते हैं कि सॉरी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, संलग्न करते हैं, तो वो हमारा निषेचन कहलाता है। तो कहने का अर्थात निषेचन, यानी कि निषेचन से पहले युग्मकों का बनना, युग्मक से पहले क्या चीज, युग्मक का निर्माण होना। तो यानी कि ये सब इसकी जितनी भी घटनाएं होती है, घटना जितनी भी प्रकट होती है, घटित होती है, वही घटना क्या कहलाती है, लैंगिक जनन की घटना कहलाती है। तो वही चीज करा है कि जीवन में लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सभी घटनाएं हमारा क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक, लैंगिक जनन की जो घटना होती है मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है लैंगिक मतलब निषेचन पूर्व घटना, यानी कि निषेचन क्या होते हैं, पूर्व घटना, यानी कि निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन होने से पहले वाली घटनाएं हमारा निषेचन मतलब निषेचन पूर्व घटना पर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद से सेकंड जो होता है निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, थर्ड जो होता है निषेचन पश्च घटना। ये अब तीनों क्या है, इसको हम लोग एक शॉर्ट डीपली में जानते हैं कि निषेचन पूर्व घटना, यानी कि जाहिर सी बात है किसी संतान की उत्पन्न होने से पहले, संतान के उत्पन्न होने से पहले क्या हुआ है, यानी कि दो जीवों का मिलान हुआ है। दो जीवों का मिलान हम कह सकते हैं सपोज कि ये 2 मार्कर अलग अलग टाइप्स के हैं। तो सपोज कि अगर ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये दोनों अलग अलग जगहों पे थे। इनका यानी कि देखौकी हुआ, देखा गया, सुना गया, सेट हुआ, शादी सेट हुआ, शादी सेट होकर तय हुआ। तो ये दोनों का क्या हुआ, यानी कि जब निषेचन तो हुआ नहीं, निषेचन कब हुआ, यानी कि जब इन दोनों का आपस में मिलान हो गया, यानी कि इन दोनों का जब संगम हो गया, संगम होने के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इन दोनों को मिलने से पहले, मिलने के टाइम पे जैसे कि देखा सुनी हुआ, देखने लोग गया, तो ये क्या होता है,
ये कहलाता है पूर्व घटना, यानी कि निषेचन के पूर्व घटना। यानी कि जैसे कि किसी भी निषेचित से क्या होता है, एक नए संतान की उत्पन्न होती है, डेवलपमेंट होती है। तो वह संतान उत्पन्न होने से पहले क्या क्या घटना हुआ, तो हम जानते हैं कि इसमें एक लड़का और एक लड़की का क्या हो गया, मिलान हुआ, यानी देखा गया, उनके बीच संगम हुआ, यानी कि शादी हुआ। शादी होने के बाद से क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद से उनमें क्या प्रक्रियाएं आई, तो निषेचन की प्रक्रिया है। तो ये सेकेंड हो गया। और निषेचन होने के बाद जो घटना घटती है वह कहलाती है निषेचन पश्च घटना, यानी कि दोनों का मिलान हुआ, निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद से एक न्यू बेबी का डेवलपमेंट हुआ, न्यू बेबी का निर्माण हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं, निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन के बाद होने वाली जितनी भी घटना होती है वह क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटना कहलाती है, निषेचन बाद घटना कहलाती है। तो हम जानते हैं कि जीवों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या बनते हैं, तो युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, यानी युग्मक, यानी गैमेट्स होते हैं। तो हम जानते हैं गैमेट्स यानी कि दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। हमने बताया ना, सपोज कि इसको हमने मेल माना था, इसको फीमेल माना था, तो दोनों के अंदर तो अलग अलग ना गैमेट्स है, दोनों अलग अलग गैमेट्स है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स, और ये क्या कहलाते हैं, फीमेल गैमेट्स। यानी एम की तरफ से आ रहा है तो हम कह सकते हैं एम जी, फीमेल की तरफ से आ रहा है तो हम इसको कहते हैं एफ जी। और दोनों जब मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो आपका निषेचन कहलाते हैं। और यह निषेचन क्या कहलाता है, तो जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट को हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। यानी कि युग्मकों का मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक की आपस से मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह युग्मनज यानी जाइगोट कहलाता है, और यही जाइगोट निषेचन कहलाता है। यानी कि इसको कहते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को के मिलन को, यानी संलग्न को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है वह एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो का अध्ययन करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो के इसकी बाद वाली जो घटना होती है ये एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो यानी जाइगोट, यानी कि जाइगोट के बाद से क्या होता है, तो हम जानते हैं कि भ्रूण का निर्माण होता है। और उस भ्रूण में क्या होते हैं, बच्चे का पालन पोषण होते हैं। तो ये सारी घटनाएं कब होती है, तो निषेचन के बाद होती है। निषेचन की बाद वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटना कहते हैं, जिसमें हम लोग का भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक, भ्रूण से हमारे एक संतान की डेवलपमेंट होगी, विकास होगी। तो ये इसमें डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, विकास करने के बाद से वह क्या करेगा, वह जन्म लेगा। तो ये सभी हम लोग घटना को जानेंगे, जो आप इसको देख सकते हैं। इसके 3 घटनाएं हैं, तीनों घटना को हम लोग बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने ये जितना भी बताया तो आपको वह सब समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, यानी कि कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर जो भी मतलब बताएं, थोड़ा सा यहाँ पे ये डाउट है, यहाँ पे वो डाउट है, तो हम उसको क्लियर करने के लिए अगले वीडियो का हम प्रयोग करेंगे। जो आपका क्वेश्चन रहेगा हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है, कैसा है, आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, जिसके कारण से आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आपको क्या पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है, तब बीच में आप कहिएगा कि सर जी आपने ये चीज़ कैसे बताया, हमको नहीं समझ में आया। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो, तो जो कि आपको एक संपूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके मतलब इस तीनों टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं और एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू।